नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में। आज की क्लास में हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो SOL BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर से हैं और उनके पास सब्जेक्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है भारतीय कला इतिहास लेखन संबंधी मुद्दे। चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि जब हम इंडियन आर्ट्स की बात करते हैं, भारतीय कला की बात करते हैं, तो इतिहासकारों की उसको लेकर क्या क्या राय है। जहाँ इस चैप्टर में हमें यह भी बताया जाएगा कि भारतीय कला का उद्भव कैसे हुआ, भारतीय कला का उदय कैसे हुआ और इसमें अलग अलग राजवंशों का क्या योगदान था। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अपने लैंग्वेज में इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कला किस प्रकार से योगदान देती है। तो देखिए, किसी भी देश के लोगों की सामाजिक स्थिति को जानने के लिए, सांस्कृतिक स्थिति को जानने के लिए कला एक बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में कला के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किसी क्षेत्र की धार्मिक स्थिति कैसी थी, किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस क्षेत्र में राजाओं द्वारा क्या संरक्षण दिया था। क्योंकि कला जब तक नहीं फल फूल सकती जब तक कलाकारों की प्रतिभा को शासन द्वारा संरक्षण ना दिया जाए। भाई, एक कलाकार है, वो बहुत अच्छे चित्र बना रहा है, लेकिन जनता और राजा दोनों की उसमें रुचि नहीं है, तो उसकी चित्रकारी आगे कैसे बढ़ेगी। यानी कि जब तक राज्य द्वारा किसी चीज़ को प्रोत्साहन ना दिया जाए तो वो चीज़ कैसे आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, जब हम कला की बात करते हैं तो कला के विविध रूप होते हैं, यानी कला के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कला में मूर्तिकला। अब देखिए, आप कहेंगे मूर्तिकला से इतिहास में क्या पता चल रहा है, तो मूर्तिकला से हमें इतिहास में ये पता चलता है कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो मूर्तियाँ पाई गई हैं, उस क्षेत्र में किन देवी देवताओं की स्तुति होती है। इसी प्रकार से चित्रकला, चित्रकला से हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग, अगर चित्र नेचर के हैं तो ये पता वहाँ के लोग प्रकृति में विश्वास करते होंगे, लेकिन चित्र मानव आकृतियों के हैं तो ये पता चलता होगा कि वहाँ के लोग ऐशो आराम वाला जीवन जीते होंगे। इसी प्रकार से वास्तुकला, वास्तुकला में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से शहर को बसाया गया है, किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ है। मंदिरों में भी फिर हम ये देखते हैं कि ये वास्तुकला किससे संबंधित है, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है, जैन से संबंधित है। तो इस प्रकार से कला के हम विविध रूपों में जब जाते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, मूर्तिकला की बात करते हैं, वास्तुकला की बात करते हैं, तो इन सब से हमें किसी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति का व्यापक वर्णन मिलता है, एक बड़े स्तर पर वर्णन मिलता है कि उस क्षेत्र के लोग किन धार्मिक विश्वासों पर विश्वास करते थे, किन प्रथाओं पर विश्वास करते थे, किस संस्कृति से उनका संबंध था। अब ऐसे में इतिहासकार जब इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली दो राय तो बननी है। कुछ इतिहासकार कहेंगे कि इन सब का निर्माण ऐसे हुआ, कुछ कहेंगे वैसे हुआ। जैसे कि जब एक चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चित्रकारी को लेकर क्या है, ये तो चित्रकार ही जानता है, लेकिन सामने वाला जब चित्रकारी देखेगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। उस चित्र को समझने के लिए किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और समझ हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम अब यही पढ़ेंगे कि भारतीय कला में इतिहास लेखन संबंधी क्या मुद्दे रहे हैं। तो चलिए चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। आई होप सो अब आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, और अगर आपको लेक्चर समझ में आए तो लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए। जहाँ SOL की इस किताब में कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए मैंने इसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। किताब इसलिए आपके सामने है ताकि आपको किताब से कुछ बेसिक पॉइंट मिल सके। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, आप चाहे तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो हम ये जानते हैं कि जितनी भी कलात्मक गतिविधियाँ रही हैं, जितनी भी आर्ट्स एक्टिविटी रही हैं, उन सब का जो उदय हुआ है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी कला जो फली फूली है, उसके फलने फूलने का एक बहुत बड़ा कारण कौन रहा है? धर्म। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धर्म हमारे समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जब हम भारतीय परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, देखिए स्तूप क्या होता है? जमीन से ऊपर टीलेनुमा एक आकृति जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों को दफनाया गया था, उनकी अस्थियों को दफनाया गया था, उनसे जुड़े हुए सामानों को दफनाया गया था। उन्हीं टीलों की फिर पूजा की जाने लगी और वही पवित्र टीले स्तूप कहलाए। इसी प्रकार से चैत्य और हिंदू मंदिर, उसके पश्चात मुस्लिम मस्जिद, ईसाई गिरजाघर तक ने
धर्म ने सभी कला को उत्प्रेरित किया, यानी कि चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, मुसलमान धर्म की बात करें, या फिर क्रिश्चियनिटी की बात करें, हर धर्म ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने से संबंधित कलाओं को बढ़ावा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए हमें कि बुद्ध का स्थान हिंदुओं ने ले लिया, हिंदुओं का स्थान मुस्लिम ने ले लिया, ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं। हर एक शैली आज भी जीवित है, किसी ने भी एक दूसरे की शैली को अंगीकार नहीं किया, ना ही किसी। देखिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी जो कलाएं होती हैं ना, एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होती, कलाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये तो हमारे मन का फेर है कि हम ये कहते हैं उसकी कला अच्छी है, हमारी कला अच्छी है, इसकी कला अच्छी है, ऐसा नहीं है। कला जो है वो एक कलाकार की रचना है, और कोई भी जो कला होती है वो कभी भी एक दूसरे से श्रेष्ठ और कम नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कला का कोई ना तो उच्च बिंदु था और ना ही कोई निम्न बिंदु था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी शैली एक दूसरे को अपना नहीं रही थी, यानी कि हर एक शैली अपने से कुछ ना कुछ अलग थी। अब बात ये आती है कोई भी शैली आगे कैसे बढ़ती है। तो अगर किसी शैली को वहाँ के राजाओं द्वारा संरक्षण दिया जाता है, उससे संबंधित बड़ी बड़ी मीनारें बना दी जाती हैं, तो उस शैली को भविष्य में भी कई सालों तक जीवित रखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बहुत अच्छे जो मंदिर थे उनका निर्माण गुप्त काल में किया गया, इसलिए गुप्त काल को शास्त्रीय युग की संज्ञा दी जाती है। जबकि कुछ क्या कहना है ये कि गुप्त काल के बाद अच्छी शिल्पकला नहीं थी, अच्छे मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ, अच्छी वास्तुकला नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। जब आप वास्तव में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे अच्छे मंदिर कुछ गुप्त काल के बाद भी निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी वास्तुशिल्प कलाएँ जो हैं उनका निर्माण गुप्त काल के बाद हुआ है। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि गुप्त काल स्वर्णिम युग था। गुप्त काल के दौरान बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सारी सराय बनवाई गई। कुछ कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है कि गुप्त काल के बाद कोई काम नहीं हुआ, गुप्त काल के बाद भी काम हुए हैं। तो हमें जब हम कला का अध्ययन करते हैं, कला के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक धर्म, एक काल, एक राजवंश के दौरान किस प्रकार से उस कला को संरक्षण मिला है, यानी किस धर्म द्वारा उस कला को संरक्षण मिला। यानी कि अगर हमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप मिलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में डेफिनेटली जो वहाँ का राजा होगा उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया होगा, इन मंदिरों को बनाने में योगदान दिया होगा। हमें जब कला का अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी अध्ययन करना चाहिए कि उस समय किस राजा का शासन था, किस राजवंश का शासन था, वो टाइम पीरियड क्या था। तो हम कला को धर्म के आधार पर बांट देते हैं, फिर हम कला को काल के आधार पर बांट देते हैं कि हाँ भाई इतनी सेंचुरी से इतनी सेंचुरी तक इस कला का विकास हुआ, इस सेंचुरी से लेकर इस सेंचुरी तक इस कला का विकास हुआ। फिर हम राजवंश के हिसाब से बांट देते हैं कि हाँ भाई इस राजा के शासन में या इस वजह से गुप्त काल में इसका विकास हुआ, मौर्य काल में इसका विकास हुआ, मुगल काल में इसका विकास हुआ। तो धर्म, काल, राजवंश के आधार पर जब हम कलाओं को बांटते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई इस दौरान इस कला को किसने संरक्षण दिया। इसके साथ साथ हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि कला के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, विभिन्न रूपावलियाँ हो सकती हैं। आगे बात की जाए तो आगे जब हम बात करते हैं स्मारकों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, तो उनके भी अपने ऐतिहासिक एवं आदर्शात्मक विवरण होते हैं। यानी कि हर कला का अपना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। क्योंकि अगर दिल्ली में लाल किला अगर बनवाया गया है तो उसके लिए कुछ उस समय के तत्व होंगे जिसके परिणाम था लाल किले का निर्माण हुआ होगा। हो सकता है वो तत्व सुरक्षा कारक हो कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए उसका निर्माण किया जाए। ऐसे जब ब्रिटिश आएंगे तो दिल्ली में लुटियंस रोड का निर्माण करवाएंगे। देखिए जो हिंदी मीडियम में किताब है ना, ये थोड़ी सी शॉर्ट है। जब आप इंग्लिश मीडियम में इसी किताब को देखेंगे तो हिंदी में इस किताब में टोटल 56 पेज हैं और इंग्लिश में लगभग 124 पेज हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ। आप अच्छे से इसको सुनिए और नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो अब तक इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया गया है कि जब हम भारतीय कला का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कला का आप जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कला का योगदान। कला का योगदान कैसे लिखेंगे कि कला किसी भी देश के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाँ भाई राजाओं द्वारा उस कला को कितना प्रोत्साहन दिया गया, कितना संरक्षण दिया है। जब हम कला को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस काल से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। इससे हमें ये जानने का मौका मिलता है कि उस क्षेत्र में किस कैसी संस्कृति के लोग रहते होंगे और किस प्रकार से संरक्षण मिला होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं कहीं अन्य धर्मों को पीड़ित तो नहीं किया गया। अगर उस कला का विकास हुआ तो उससे पहले क्या कई और कला तो नहीं थी,
और इसके अलावा हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कला एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होती, हर एक कला एक दूसरे के बराबर होती है। तो आगे देखिए, आगे चैप्टर में ये बताया गया है कि भारत की जो वास्तुशिल्प परंपरा है इसके बारे में अध्ययन कैसे किया जा सकता है और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग राय किस प्रकार से दी है। तो देखो, वास्तुशिल्प की बात जब हम करते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्टिंग की अगर बात की जाए, हम वास्तुशिल्प कला की बात की जाए, तो इसमें एक तो ये आती है कि शहरों की बसावट किस प्रकार से की गई है। लेकिन जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, कला और साहित्य पढ़ते हैं, तो कला और संस्कृति पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं कि वास्तुशिल्प कला में मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा राजमहलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्योंकि दो टाइप की स्मारक होती हैं, दो टाइप की इमारतें होती हैं। एक होती हैं धार्मिक इमारतें और दूसरी होती है धर्मनिरपेक्ष इमारतें। जब हम धार्मिक इमारतों की बात करते हैं तो हम मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, गिरजाघरों की बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों की बात करते हैं। और जब हम धर्मनिरपेक्ष बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि किलों का निर्माण कैसे किया गया, बगीचों का निर्माण कैसे किया गया। तो भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा का ज्ञान हमें कैसे पता चलता है इतिहास में। तो देखिए, जब हम वास्तुशिल्प परंपरा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में पहली बार इसका अध्ययन जो किया गया वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया। 1874 से लेकर 1927 के बीच बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे लेखकों ने इन इतिहास के बारे में लिखा, इन स्मारकों के बारे में लिखा, और जिसकी वजह से भविष्य में हमें बहुत सारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हैं। जैसे कि उस समय साउथ कैंसिंगटन म्यूजियम में रखे गए भारतीय संग्रह के हेनरी कोटे की विषय सूची के प्रकाशन से लेकर आनंद कॉन्टेस्ट कुमार स्वामी की विशिष्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशनल आर्ट तक भारतीय कला और वास्तुकला संबंधित अनेक मुद्दों पर वाद विवाद किया गया। यानी कि बड़े बड़े कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास संबंधी चीज़ों को पहले अध्ययन किया, फिर उसके बाद में अपनी किताबों में उसको लिखा, जिसके परिणामतः ये विवादों का एक मुद्दा बन गया। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था, उनकी अलग राय थी, और कुछ लोगों का अलग राय थी। भारतीय कला और वास्तुकला से संबंधित अनेक मुद्दों पर जब वाद विवाद हुआ तो ये मुद्दा उठा कि हाँ भाई, इन ढांचों को कहाँ से रखा गया है। आगे चलकर इस पर दो दृष्टिकोण आए भारतीय इतिहास संबंधित। एक दृष्टिकोण आया पुरातात्विक और एक दृष्टिकोण आया पारलौकिक। अब ये क्या है पुरातात्विक और पारलौकिक? तो देखिए, पुरातात्विक अध्ययन में जो अध्ययन किया गया वो इस हिसाब से किया गया कि हाँ भाई, ये यूरोपीय कला किस प्रकार से आई है। यानी कि यूरोपीय वर्गों ने ये देखा कि भारत में इस कला का विकास कैसे हुआ है। इसमें हर कला को, भारतीय कला को, स्थापत्य कला को, यानी कि जितने भी मंदिरों का निर्माण किया गया था, जितने भी स्तूपों का निर्माण किया गया था, जितनी भी मस्जिदों का निर्माण किया गया था, इन सबको जांचा परखा। जैसे कि हेनरी कॉले, आर ऑर्मे, एच कॉलब्रुक, जेम्स फर्ग्यूसन, विंसेंट स्मिथ, जॉर्ज बर्डवुड, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इन पर विभिन्न अपने विचार व्यक्त किए अपनी अपनी किताबों के माध्यम से। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और आगे चलकर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। क्योंकि किसी भी कला को समझने से पहले उस धर्म से संबंधित, उस संस्कृति से संबंधित हमें लेखों को भी पढ़ना होगा। जैसे कि जब हम किसी मंदिर का इतिहास पढ़ते हैं तो ये देखना होगा कि प्राचीन ऐतिहासिक किताबों में उसके लिए क्या लिखा गया है, क्योंकि कला बहुत ज़्यादा ग्रंथों से प्रभावित होती है। इसी प्रकार से भारतीय कला को समझने के लिए हमें धर्म और प्रजाति को समझना पड़ेगा। खास तौर पर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म की भारतीय संस्कृति के जो निर्माता हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बौद्ध युग आदिम शुद्धता का काल था, ये माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो वास्तुशिल्प का उदय हुआ वो बौद्ध धर्म के दौरान हुआ है, जब बौद्ध धर्म भारत में फला फूला। इसी प्रकार से जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इस्लामिक कला दिखती है और ये माना जाता है इस्लामिक कला भी श्रेष्ठ थी। हालांकि ये बाहर से आई थी, लेकिन इसमें भारतीय हिंदू जाति प्रथा का बंधन नहीं था। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम जो परंपरा भारत में आई है वो विदेशी है, और ये बात भी ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना गांधार में हुई थी ज़्यादातर, जो कि यूनान से प्रभावित थी। जो कि आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि गांधार शैली क्या होती है, मथुरा शैली क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, ये सब चीज़ें आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो भी इस चैप्टर से और अच्छा आंसर आप दे सकते हैं। आंसर आपने पॉइंट टू पॉइंट देने हैं तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर हम जो हम पढ़ रहे थे कि
भारतीय कला के संबंध में दो दृष्टिकोण थे, एक पुरातात्विक और एक पारलौकिक। तो जब आप पुरातात्विक दृष्टिकोण की बात बताएंगे तो आई होप सो इस चीज़ का आंसर देने में आप सक्षम हैं कि पुरातात्विक दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय कलाओं से संबंधित विभिन्न रूपों की जांचा परखा गया। जितनी भी इमारतें थी, जितनी भी वास्तुकला संबंधित चीज़ें थी, उन सबको जांचा परखा गया। विभिन्न इतिहासकारों ने इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ छापे और उस पर अपने अपने दृष्टिकोण दिए। अब आता है पारलौकिक। तो जो पारलौकिक विवरण है ना, ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी है, क्योंकि हर एक देश अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। तो ऐसे में वो उन्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स के साथ जोड़ देता है जो उसे विशिष्ट बनाते हैं। तो इसी प्रकार से अर्नेस्ट बिनफील्ड हॉवेल और आनंद कैंटिश कुमारस्वामी ने बहुत सारी किताबें लिखी और उनके जो विचार हैं वो ये बताते हैं कि भारतीय कला पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। ये नेपोलियनवादी सिद्धांतों पर आधारित थे। इन्होंने सभी भारतीय कलाओं को आध्यात्मिक रूप से अध्ययन किया है, यानी कि हर कला को धर्म से जोड़ा है, धर्म से संबंधित उसका अध्ययन किया है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर हम 95% कलाओं का भारत में अध्ययन करेंगे, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्तिकला हो, चाहे वो किसी स्मारक का नक्शा हो, या कोई बड़ी बड़ी जितनी भी बगीचों की स्थापना की गई हो, ये सब कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड हैं। इसलिए भारतीय कला का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम भारतीय कला को आध्यात्मिक परिस्थितियों से जोड़ते हैं। तो क्योंकि देखिए, एक कला का निर्माण कैसे हो सकता है, एक कलाकार को बहुत बड़ा कल्पनाशील होना चाहिए। एक कलाकार जितना ज़्यादा इसकी कल्पना शक्ति होगी उतना ही अच्छा वो क्या कर सकता है, उतनी अच्छी कला का निर्माण कर सकता है। जैसा कि कुमारस्वामी ने कहा कि प्रकृति जो है परलौकिक है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक इहलौकिक, एक परलौकिक। इहलौकिक मतलब इस लोक में, और परलौकिक मतलब किसी और लोक की बात कर रहे हैं जो हमारी कल्पना हो, जैसे स्वर्ग, नर्क, ये सब क्या है, ये हमारी कल्पनाओं की चीज़ है। भगवान की जिन्होंने मूर्तियाँ बनाई, जिन्होंने अन्य अन्य धर्मों के बारे में बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी इमेजिनरी अपने आप में सेट करी कि हाँ भाई स्वर्ग नर्क क्या होता है, भगवान कैसा होते हैं। ये सब उन्होंने क्या करा, ये सब किसी के दिमाग में बड़े पैमाने पर कल्पना शक्ति आई और उसने उसे अपना रूप कागज़ों पे दिया, उसने रूप मूर्तियों में दिया, बिल्डिंग्स में दिया। तो जब हम पारलौकिक चित्रण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसे कलाकार की कल्पना शक्ति से जोड़ा जाता है। जैसे कि कुमारस्वामी ने और भी आगे एग्जाम्पल दिए हैं। कुमारस्वामी ने ये कहा है कि जब भारतीय कलाकारों की बात की जाए तो इसका योग का अभ्यास था कि लोग बाग योग करते थे और अपने आप को जब वो ध्यान लगाते थे तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उनके ध्यान में आती थीं। कुमारस्वामी ने कहा कि जो गुंबद का यूज़ किया जाता था ये भी एक कल्पना का कार्य था। कुमारस्वामी ने भारतीय कला की व्याख्या के लिए पश्चिमी चिंतन और प्लेटोवाद के ज्ञान को आश्रय लिया है। इसके अलावा कुमारस्वामी ने भारतीय कला में धर्म की भूमिका के मूल्यांकन में सही थे, क्योंकि जब हम कला की बात करते हैं तो धर्म और ख़ासतौर पर भारतीय कला जो है वो प्रकृति के साथ संबंध रखती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले भारतीय कला का जो संबंध है क्या वो प्रकृति से है, इसमें विभिन्न धर्मों का क्या योगदान था, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चलकर बताया गया है कि भारतीय कला, वास्तुकला, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में इसका अध्ययन किया जाता है और समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है ये। तो अगर हाई होप सो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत आसान लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझा सकूं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।